साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। आज अपन करने वाले हैं ओ टू द वेस्ट विंड जो पोएम है मित्रों, पीबी शैली की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। इस पोएम के मित्रों अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और पीवाईक्यूज भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस के अंदर ओ टू द वेस्ट विंड है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपने बिल्कुल सही वीडियो को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। क्योंकि इस सेशन में अपन कंप्लीट और टू द वेस्ट विंड के पॉसिबल क्वेश्चंस जो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर आपको करवाए जाएंगे। मित्रों, कई स्टूडेंट्स को, कई साथियों को और टू द वेस्ट विंड पोएम बड़ी टफ लगती है, तो उनका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमारे ही चैनल के ऊपर ओ टू द वेस्ट विंड की क्लास है, वो एक बार जरूर देखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आना नया नहीं लगेगा। यानी बड़ी ही इजी वे के अंदर, हिंदी के अंदर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस पोएम को आप जरूर देखें, उस क्लास को। और मित्रों, इसके साथ ही अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है और टू द वेस्ट विंड पोएम के, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या है, ओ टू द वेस्ट विंड पोएम है, उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से। साथियों, इस सेशन के साथ आपको भी एक काम करना है, आपको एक खुद का अपना टेस्ट देना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। ठीक है, तो इसके मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना माइंड में सोचें कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए आज के इस सीरीज के अंदर। मित्रों, आज का जो क्वेश्चन की सीरीज है ये पार्ट 3 है, यानी हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी कर लिया है। अगर आप पार्ट और फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो आपका जो ओ टू द वेस्ट विंड पोएम की जो बेसिक है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी देखना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर है, पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं उसके अंदर भी, तो वो लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपके पार्ट फर्स्ट और सेकंड की क्लास है, वो भी आप जरूर देखें। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अपने 1 से लेके 40 तक अपने कर लिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। द राइम स्कीम ऑफ द सेलेज ओ टू द वेस्ट विंड इन ईस्ट स्टैंजा इज। मतलब आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है। कोई भी पोइम होती है उसका भी राइम स्कीम पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें आपको बतानी है कि ओ टू द वेस्ट विंड की राइम स्कीम क्या है। ए बी सी डी। तो मित्रों, ये तो बैठ ही नहीं रही है, क्योंकि अपन को पता है एक तर्जा रीमा के अंदर पोएम लिखी गई, यानी पहले इसमें टरसेट है, 3 इसके अंदर टरसेट है और बाद में कपलेट है। तो 4 लाइन का तो कोई स्टेंजा इसके अंदर वो है ही नहीं राइम स्कीम, तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा अपना। फिर 3 लाइन्स का इसमें है, तो इसमें देखिए आप, ये भी क्या है, 4 टरसेट है अपने, तो 4 इसमें 3 टरसेट है, तो ये भी कट हो जाएगा। यानी 3 लाइन की 4 इसके अंदर अपने टरसेट होने थे। इसमें देखते हैं अपने, ये बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन लास्ट में इसमें भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जो टरसेट है ना मित्रों, टरसेट के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट जो अपना स्टेंजा है ना, उस स्टेंजा के अंदर जो फर्स्ट अपनी टरसेट है ना, फर्स्ट टरसेट की जो सेकंड लाइन है वो अगले टरसेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है। तो इसमें देखो ए, तो बी अगली टरसेट की बी अगले फर्स्ट और थर्ड है, फिर सी हो जाएगा ना, सी, फिर डी बीच में आ रहा है, तो अगली लाइन का फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा डी। ये होती है टर्जा रीमा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे कपलेट है ई, तो अपना आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई। 42 पर आते हैं। द वेस्ट विंड विल बी द डर्ज ऑफ। वेस्ट विंड किसका डर्ज बन जाएगी? डर्ज हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर, डर्ज होता है एक शोक गीत। ठीक है, डेड लीव्स, डाइंग ईयर, सीड्स, ऑल ऑफ देम। तो वेस्ट विंड किसका शोक गीत बन जाएगी? वो डाइंग ईयर का, मरे हुए सालों का, जैसे कि टेक्स्ट में अपने है। बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 43 पर आते हैं। स्प्रिंग्स रिजुवनेटिंग पावर्स ऑफ क्विकनिंग ए न्यू बर्थ इन सेलेज ओ टू द वेस्ट विंड इज फर्स्ट मेंशन्ड थ्रू द इमेज ऑफ। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया मित्रों कि जो बसंत ऋतु को जगाने वाली, नया जन्म देने वाली, ठीक है, क्या चीज़ है वो? ओ टू द वेस्ट विंड सबसे पहली इमेज कौन सी है इसके अंदर? जो वेस्ट विंड के अंदर क्या इमेज दी गई है कि इसमें बताया गया कि वसंत ऋतु है, उसकी एक कायाकल्प करने वाली क्या
इमेज दी गई है। द वोल्टेड वास्ट सेपुलचर ऑफ कॉन्ग्रेटेड माइट, की इकट्ठी की हुई जो शक्ति है उसका एक गुंबदनुमा स्मारक, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। लल्ड कोयल ऑफ द क्रिस्टलिन स्ट्रीम्स, या जो क्रिस्टलिन स्ट्रीम्स है उसके लोरियां, तो ये बात भी अपनी सही नहीं है। क्लेरियन कॉल ऑफ द एजोर सिस्टर दैट फिल्स एंड हिल्स एंड प्लेन्स, या एजोर सिस्टर की एक बिगुल बजा देने वाला कॉल जिसमें वो आती है तब पूरा का पूरा जो मैदान है और पहाड़ियाँ वो भर जाती है। और वर्ल्स ऑफ क्रिस्टलिन कोयल्स, या भावर किसका, जो क्रिस्टलिन जो स्वच्छ जल धारा है उसके कोयल्स, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। जब भी एजोर सिस्टर आती है तो अपना बिगुल बजा देती है जिससे अपना पहाड़ियाँ और मैदान है भाग वो भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? वनस्पति से भर जाते हैं मित्रों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 पर आते हैं। हु इज सीइंग ड्रीम्स ऑफ ओल्ड पैलेसेज एंड टावर्स, इस पोएम के अंदर कौन है जो पुराने महल और जो टावर है, ऊंचे स्थान है, उनके बारे में उनका सपना लेता है? द अटलांटिक, द मेडिटेरेनियन, द पैसिफिक, नन। तो इसमें जो मित्रों मेडिटेरेनियन जो सी है यानी भूमध्य सागर है वो क्या लेता है, सपना लेता है, तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 45 पर आते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, द अबव लाइन कंटेंट्स, ये मित्रों रीट 2021 में लेवल 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, कि वाइल्ड वेस्ट विंड है ना, इस लाइन के अंदर जो फर्स्ट लाइन है अपनी, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, सिमिली एंड एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें मित्रों ये क्वेश्चन क्या है कि वैसे नॉर्मल इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश के अंदर आया हुआ है तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं गया, हालांकि एग्जामिनर ने इसमें गलती कर दी थी। तो अपन देखते हैं इसमें कि इसमें वाइल्ड वेस्ट विंड के अंदर WW रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या एलिट्रेशन है, तो एलिट्रेशन वाला तो इसके अंदर है। फिर इसमें बोला गया है कि जो वेस्ट विंड है ना उसको वाइल्ड बोला गया है, कि आप क्या एक वाइल्ड हो। वाइल्ड क्या होता है? वाइल्ड या तो कोई जीव होता है, जानवर होता है, इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है तो पर्सोनिफिकेशन भी इसमें हो जाएगा, यानी सिमिली तो इसके अंदर है ही नहीं। आगे है दो ब्रेथ ऑफ ऑटम जिमिंग, आप क्या हो? सांस हो किसकी? ऑटम की। कौन? वेस्ट विंड को कहा जा रहा है कि आप ऑटम की ब्रेथ हो, तो इसमें सिमिली वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अब ऑफिशियल जो आंसर की रीड की आई थी उसमें ए ऑप्शन करेक्ट माना गया था, लेकिन असल में मित्रों अपन फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें पता है एक इस एग्जामिनर ने जो गलती की वो गलती की कि जो ब्रेथ ऑफ ऑटम है ना, यहाँ पे क्या है मेटाफर का यूज किया गया है। इसमें बताया गया है कि आप क्या हो? ऑटम। ऑटम को आप जो वाइल्ड वेस्ट विंड है उसको बोला गया है कि वेस्ट विंड तुम क्या हो? ऑटम की ब्रेथ हो। यहाँ पे आप इसका मतलब यहाँ पर मेटाफर भी है, पर्सोनिफिकेशन ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे अपने। ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, यानी इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी है, एलिट्रेशन भी है और मेटाफर भी है। ज्यादा डीप जाए तो ओ लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी भी है, तो इसका मतलब ये चारों आपको याद ध्यान में रखने हैं। ओके, 46 पर आते हैं। व्हाट डू अटलांटिक लेवल पावर क्लीव देमसेल्व्स इन, अटलांटिक जो है, अटलांटिक जो सागर है वो क्या करता है? लेवल पावर अपनी जो शक्ति है उसको विभाजित कर देता है, चीर देता है। किस में चीर देता है वो? उजी वुड्स के अंदर, शेपलेस फोलियज के अंदर, चेज्म के अंदर और क्लाउड्स के अंदर। तो बादलों के अंदर तो नहीं करता है वो, ना कोई वो उजी वुड्स के अंदर उसको काट अपना को विभाजित करता है, और शेपलेस फोलियज के अंदर भी नहीं करता है, यानी जो निर्जीव पत्तियां उनके उनके रूप के अंदर वो नहीं विभाजित करता है खुद को। वो चेज्म के अंदर अपना क्या है? विभाजित करता है। चेज्म होता है मित्रों खाई या दरार, अपने अंदर वो दरारें पैदा कर लेता है। वेस्ट विंड के आते ही उसके अंदर दरारें पड़ जाती है, उसकी कितनी भी पावर हो लेकिन वेस्ट विंड के आते ही उसके अंदर खाइयां पड़ जाती है लहरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों 47 पे। हु इज अवेकन्ड फ्रॉम इट्स स्लीप बाय वॉयलेंस ऑफ द वेस्ट विंड, कौन है जो अपनी नींद से जाग जाता है वॉयलेंस के द्वारा? वेस्ट विंड के आर्ट से या वेस्ट विंड की वॉयलेंस के द्वारा कौन जाग जाता है अपनी नींद से? द अटलांटिक, द पैसिफिक, द मेडिटेरेनियन, द हिंद। तो हिंद महासागर का इसमें जिक्र नहीं हुआ है, पैसिफिक का जिक्र नहीं हुआ है, बस दो ही सागर और समुद्र का जिक्र हुआ है, एक तो मेडिटेरियन सी का और अटलांटिक ओशन का। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? जो मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागर है, वो जाग जाता है मित्रों, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 48 पर। हु सिंग्स द फनरल सॉन्ग्स ओवर द डेथ ऑफ द ईयर, कौन गाता है फनरल सॉन्ग? फनरल सॉन्ग मीन्स अपने पोएम में आता डर्ज। डर्ज है वो कौन गाता है
डाइंग ईयर की, यानी डेथ ऑफ द ईयर की। द वेस्ट विंड, द लीव्स, द क्लाउड्स, स्टॉर्म। तो स्टॉर्म भी नहीं गाता है, क्लाउड भी नहीं गाता है, लीव्स भी नहीं गाती है, क्या होगा? द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड गाती है फनरल सॉन्ग, द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, यानी वेस्ट विंड इज द डर्ज ऑफ डाइंग ईयर। 49 पर आते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर। लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफानों का संकेत किसको कहा गया है? ठीक है, मेटाफर। क्लाउड्स को कहा गया है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, रिफ्रेन। तो रिफ्रेन तो मित्रों होता है लास्ट के अंदर रिपीट होना कोई चीज़ को अपनी रिदम बनाने के लिए, तो रिफ्रेन इसमें नहीं है, सेम वर्ड नहीं आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर नहीं है, एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसमें हो जाएगा मेटाफर, यानी तुलना किससे की गई है? जो लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म है, इसकी उपमा किसको दी गई है? बादल को। वट एग्जैक्टली डज सेले वांट द वेस्ट विंड टू डू फॉर हिम। लास्ट में सेले क्या चाहते हैं वेस्ट विंड से भी, वो क्या करे उसके लिए? टू मेक हिम पावरफुल, के उसे पावरफुल बना दे। टू स्प्रेड हिज थॉट ओवर द अर्थ, उसके जो विचार है ना वो पूरे पृथ्वी पर फैला दे। टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ऑन द अर्थ, वो क्या डिस्ट्रॉय कर दे, प्रत्येक अर्थ के ऊपर कोई चीज़ है सबको डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। टू प्रिजर्व एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और प्रत्येक चीज़ है पृथ्वी पर क्या है वो बचा के रखे। तो डिस्ट्रॉय वाला तो वैसे ही कट हो जाएगा, ठीक है, पावरफुल वो बनना नहीं चाहते। और ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बी। अपने थॉट है वो क्या, अपने जो संदेश है, अपना मैसेज फैलाना चाहते हैं पूरे पृथ्वी पर। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline stream, Mediterranean sea is personified as। इस लाइन के अंदर मित्रों ये मेडिटेरेनियन है ना, भूमध्य सागर है, इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। किसकी तरीके से किया गया इसका? जैसे वो सो रहा है तो पर्सोनिफिकेशन तो हो गया ना, सपने ले रहा है, जैसे कि एक अपने प्राणी लेते हैं सपने, उस तरीके से क्या है भूमध्य सागर सपने ले रहा है। उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन, क्या ओल्ड मैन की तरह उसको उपमा दी गई है, पर्सोनिफाई किया गया है, या उसको एक सोने वाले पेशेंट की तरह, जो सोने वाला रोगी है, ड्रंकर्ड मैन, या उसको शराबी व्यक्ति के तौर पे पर्सोनिफाइड किया गया, या ये वास्ट स्लीपी स्नेक, या बहुत ज़्यादा सोने वाले विशाल जो स्नेक होता है उससे तुलना की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वास्ट स्लीपी स्नेक। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे कोइल वर्ड है, कोइल होता है कुंडली मार के बैठना, तो सांप होते हैं वो कुंडली मार कर सोते रहते हैं, और वो एक तरीके से क्या जो समुद्री सांप होते हैं जल के अंदर, तो वो कुंडली मार के सोते रहते हैं, उसी तरीके से पर्सोनिफाइड किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे और नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो मित्रों बनता है, और मैं आशा भी रखता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। 52 पर आते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड लाइन शोज सेले। अगर क्या है विंटर आती है तो क्या स्प्रिंग पीछे रहती है? ये शैले की क्या चीज़ दिखाता है? ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, वो आशावादी दृष्टिकोण दिखाता है। पेसिमिज्म, निराशावाद दिखाता है। मिजरी, कंजूसी दिखाता है। फेथफुलनेस, विश्वास पात्रता या जो विश्वास करने वाली चीज़ दिखाता है। तो फेथफुलनेस नहीं होगा, मिजरी नहीं होगा, पेसिमिज्म नहीं होगा। क्या है कि प्रत्येक दुख के बाद बिल्कुल सुख तो आते ही हैं, तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अभी भी आप लाइक में कंजूसी कर रहे हो, कर दो लाइक, क्या जाएगा आपका, है ना। 53 पर आते हैं। द पोइट कंपेयर्स हिज ब्रेन टू। पोइट अपना ब्रेन का कंपेरिजन किससे करते हैं? द वेस्ट विंड से, एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ से, जो बिना बुझा हुआ चूल्हा है उससे करते हैं, द मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर से करते हैं, द अटलांटिक या अटलांटिक से करते हैं। तो वैसे तो आप याद रखोगे कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक दो इसके अंदर क्या है सी और ओशन आए हैं, तो इसमें ऑप्शन ये अपना इनकरेक्ट है, वेस्ट विंड से नहीं होगा। क्या होगा? एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, कि बिना बुझे हुए चूल्हा है ना उसके अंगारों से अपनी तुलना की गई ब्रेन से। यानी जिस प्रकार वेस्ट विंड क्या है आने के बाद हवा जब आती है तो जो चूल्हे के अंदर जो अंगारे होते हैं वो फैला देती है, उसी प्रकार से पोइट कहता है कि जैसे जलते हुए अंगारे हैं उसके अंदर एक तरीके की आग है, उत्तेजना है, वैसे मेरे ब्रेन के अंदर बहुत सारी उत्तेजना है, बहुत सारे विचार है जिनको आप अपनी पावर के से फैला दो मेरे विचारों को। इसीलिए क्या इसकी तुलना की गई है एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ से। 54 पर आते हैं। सेले टर्न्स टू हिज ओन सेल्फ इन। सेले क्या है खुद के बारे में कब मुड़ जाते हैं, यानी इस पोएम के अंदर खुद के बारे में कब बात करते हैं? द लास्ट टू स्टेंजाज, द फर्स्ट टू स्टेंजाज, द लास्ट थ्री स्टेंजाज, ऑल द स्टेंजाज।
तो ऑल तो होगा नहीं आपको, जैसे अपने पहले वाले पार्ट में किया आपने भी। फर्स्ट है जो अर्थ अर्थ के बारे में बताता है वेस्ट विंड की पावर को, सेकंड है वो स्काई के बारे में, और थर्ड है वो ओशन के या सी या वाटर के बारे में, और लास्ट 2 स्टेंजा है वो किसके बारे में बताते हैं, पोइट के खुद के बारे में। 55 हु आर द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कांटे क्या चीज़ है भाई, द डिफिकल्टीज, द इंजरीज, द ईवल पीपल, द वर्ल्ड, संसार, बुरे लोग, और इंजरीज घायल या जो वाउंड है वो चीज़ नहीं है। डिफिकल्टीज, जो शेले की डिफिकल्टीज है उसको क्या बोला गया है, द थॉर्न्स ऑफ लाइफ बोला गया। इसके अंदर क्या है, मेटाफर का यूज किया गया मित्रों। 56 पर आते हैं, सेलेज ओड टू द वेस्ट विंड एंड्स विद, सेले की ओड टू द वेस्ट विंड पोएम है वो एंड हो जाती है एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, एक आशावादी नोट के साथ, पेसिमिस्टिक नोट, एक निराशावादी नोट के साथ, बोथ ए एंड बी, दोनों तरीके से खत्म होती है वो, और किसी में भी नहीं खत्म होती है। तो पता है आपको लास्ट में शेले स्टार्टिंग के अंदर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है, लेकिन बाद में वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है, एन ऑप्टिमिस्टिक नोट हो जाएगा मित्रों इसका। 57 पे आते हैं, द वेस्ट विंड ट्रीट्स एज इट्स लायर, वेस्ट विंड है ना ट्रीट करती है अपना वीणा, किसको बनाती है वेस्ट विंड, हिल्स को, फॉरेस्ट को, जंगल को, एनिमल्स को। ये एनवीएस के अंदर पीजीटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों नवोदय विद्यालय में। और कितना मूर्ख है ना ये, फॉरेस्ट और जंगल तो एक ही चीज़ होती है। क्वेश्चन मैंने तो सीधा उठाया मित्रों, लेकिन देखो ऑप्शन देखो आप, फॉरेस्ट और जंगल, इसमें क्या सेलेक्ट करें अपने। लेकिन वो पागल नहीं है एग्जामिनर ना, हम ही पागल है, हम इनको सिमिलर मान रहे हैं। सिमिलर नहीं है मित्रों, क्योंकि इसके अंदर अपने टेक्स्ट के अंदर क्या वर्ड यूज किया गया है, मेक मी द लायर एज इट द फॉरेस्ट इज। ठीक है, मेक मी द लायर एज द फॉरेस्ट इज, फॉरेस्ट ऑप्शन में आएगा क्योंकि टेक्स्ट के अंदर फॉरेस्ट दे रखा है। अपन को फंसाने के लिए इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, तो ये हमें बताता है कि हमें वाकई में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है ना। 58 पर आते हैं, I fall upon the thorns of life, I bleed a heavy weight of ours has chained and bowed, one to like thee, tameless and swift and proud, thee in the above line is, कि मैं जिंदगी के कांटों पे पड़ा हुआ हूँ, मैं घायल हूँ, और क्या है, ए हैवी वेट ऑफ आर्ज, यानी बुरे परिस्थितियों ने मुझे क्या है, बांध लिया है, झुका दिया है। एक जो था तुम्हारे जैसा, टेमलेस, निर्भीक था, स्विफ्ट था, बहुत तेज था, और प्राउड, गर्वित महसूस करने वाला था। इसमें वन टू लाइक दी है ना, इसमें दी क्या है इन लाइन के अंदर, दी होता है मित्रों यू, ओल्डर इंग्लिश में दी, मॉडर्न में यू। तो यहाँ पे यू का अर्थ किसके ऊपर पुकारा गया कि एक जो तुम्हारे जैसा होता था, तुम्हारे जैसा मीन द वेस्ट विंड, द मेडिटेरियन सी, द पोएट क्लाउड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेस्ट विंड। अपने आरपीएस स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया था कि वन का यहाँ पे क्या है, तो बताइए आपको, अगर आपने पिछली सीरीज की है तो वन का क्या है, वन का अर्थ है यहाँ पे पोइट। पोइट खुद कह रहा है कि एक जो था तुम्हारे जैसा, तो वन तो पोइट के लिए है और दी आया है वेस्ट विंड के लिए। तो दोनों चीजें आप याद रखोगे। 59 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। इस पोएम के अंदर ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर कौन सा ऐसा स्टेंजा है जो एक प्रेयर की तरह है। ठीक है, प्रार्थना की गई उसके अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकंड थर्ड तो ऑप्शन में अपने है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ। इसमें कहा गया कि लिफ्ट मी एज ए वेव, ए क्लाउड, ए लीफ। ठीक है, तो उसने प्रार्थना की है पोएट ने, तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पर आते हैं मित्रों, द ऑटमनल टोन दैट शेले विशेज टू रिप्लिकेट थ्रू हिज वर्सेज। रिप्लिकेट होता है मित्रों रिपीट करना। ऑटमनल टोन जो है ना, ऑटम की जो टोन है उसमें शेले रिपीट करना चाहते हैं अपना वर्स को। ठीक है, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो वर्स कैसा होगा, फियर्स एंड कॉम्पिटिटिव, वो भयानक और कॉम्पिटिटिव होगा। ग्रोन ग्रे विद फियर, उससे क्या है वो ग्रे हो जाएगा डर के मारे। स्वीट दो इन सैडनेस, या वो क्या है सैडनेस के अंदर भी क्या होगा, स्वीट होगा। सेपुल्चर एंड सेडेक्टिव, या वो बहुत ज़्यादा क्या है अपने सेपुल्चरल होगा, उसका एक गुंबदनुमा होगा, वो सेडेक्टिव होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, जैसे कि टेक्स्ट में दिया गया है ऑटमनल टोन स्वीट दो इन सैडनेस, जैसे कि अपने टेक्स्ट पढ़ा है कि ऑटम टोन जो है हालांकि वो सैडनेस है लेकिन वो स्वीट लगेगी। तो जब आप आओगे, वेस्ट विंड को बोला गया था पोइट के द्वारा, तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए,
तो आपके इस 20 क्वेश्चंस में कितने राइट हुए कमेंट में आप जरूर बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। कमेंट में जरूर बताना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। एक आप ईमानदारी भी रखा करो मित्रों, अगर आपके 10 भी हो रहे हैं तो बताओ क्या दिक्कत है उसमें। आगे की सीरीज में आपको सुधार भी करना है, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, अभी और टू द वेस्ट विंड पोएम के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, आगे भी सीरीज आएगी अपनी सीरीज नंबर 4। तो मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की अपने कोशिश करेंगे। तो पार्ट 4 देखने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिंक डाल दूंगा, और इसके अलावा जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पार्ट 4 का। तो पार्ट 4 आप वहाँ से देख सकते हैं। और पुनः आपसे आग्रह रहेगा मित्रों कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे भी का जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा भी है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालना मित्रों, एक, ताकि क्या मेरी एनर्जी बढ़े। और आपके लिए चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन छोटा सा कमेंट जरूर करना जिससे मेरी एनर्जी बढ़े, और पॉजिटिव कमेंट हो, ताकि क्या है कि आपके लिए नई नई चीज़ें मैं और मतलब उत्साहित हो जाऊं कि इन स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें काम आ रही है। अगर आपके ये काम आ रही है तो भी बताओ ना मुझे कि सर आपका ये जो क्वेश्चन है हमारे बड़े ही हेल्पफुल है। तो इस तरीके से अगर आप मतलब इस प्रकार का रिव्यू आएगा तो मेरा भी मन करता है कि यार किसी की हेल्प की जाए, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, आप जिसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।